दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे वर्ण व्यवस्था के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। वर्ण व्यवस्था प्राचीन भारतीय समाज की एक महत्वपूर्ण सामाजिक व्यवस्था थी, जिसका उद्देश्य समाज को व्यवस्थित और संतुलित रूप से संचालित करना था। इस व्यवस्था के अंतर्गत समाज को मुख्यतः 4 वर्गों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में विभाजित किया गया था। प्रारंभ में यह विभाजन व्यक्ति के गुण और कर्म के आधार पर किया गया था, ताकि प्रत्येक व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार कार्य कर सके। वर्ण व्यवस्था का मूल उद्देश्य समाज में श्रम विभाजन, सहयोग और संतुलन बनाए रखना था। प्रत्येक वर्ण के लिए अलग अलग कर्तव्य निर्धारित किए गए थे, जिससे समाज के सभी कार्य सुचारू रूप से संचालित हो सके। अब आगे देखते हैं वर्ण व्यवस्था की विशेषताएं। पहला है श्रम विभाजन पर आधारित। वर्ण व्यवस्था में समाज के कामों को अलग अलग वर्गों में बांट दिया गया था, ताकि हर कार्य व्यवस्थित रूप से हो सके। उदाहरण के लिए ब्राह्मण शिक्षा देते थे, क्षत्रिय रक्षा करते थे, वैश्य व्यापार करते थे और शूद्र सेवा कार्य करते थे। इससे समाज सुचारू रूप से चलता था। दूसरा है विशेष कार्यों में सहायक। हर वर्ण अपने विशेष कार्य में दक्ष होता था, जिससे कार्य की गुणवत्ता बढ़ती थी। उदाहरण के लिए ब्राह्मण वेदों का गहरा ज्ञान रखते थे, इसलिए वे धार्मिक कार्यों को बेहतर ढंग से करते थे। गुण एवं स्वभाव पर आधारित। प्रारंभिक रूप में वर्ण व्यक्ति के गुण और स्वभाव के आधार पर तय होता था। उदाहरण के लिए जो व्यक्ति शांत, ज्ञानवान और संयमी होता था, उसे ब्राह्मण माना जाता था। जो साहसी होता था, वह क्षत्रिय बनता था। अगला है शक्ति एवं अधिकारों का निश्चित वितरण। हर वर्ण को उसके कार्य के अनुसार अधिकार और शक्तियां दी गई थी। उदाहरण के लिए क्षत्रियों के पास शासन और सेना की शक्ति थी, जबकि ब्राह्मणों के पास धार्मिक और शैक्षिक अधिकार थे। अगला है व्यवसाय का पूर्व निर्धारण। व्यक्ति का पेशा पहले से तय होता था, जिससे उसे अपने कार्य में दक्षता मिलती थी। उदाहरण के लिए किसी वैश्य परिवार में जन्म लेने वाला व्यक्ति बचपन से ही व्यापार सीखता था। अगला है गुणात्मक प्रेरणा। हर व्यक्ति को अपने कार्य को बेहतर तरीके से करने के लिए प्रेरित किया जाता था। उदाहरण के लिए एक ब्राह्मण को श्रेष्ठ विद्वान बनने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था, ताकि वह समाज का मार्गदर्शन कर सके। अगला है आध्यात्मिकता पर विशेष जोर। वर्ण व्यवस्था में भौतिक जीवन के साथ साथ आध्यात्मिक विकास पर भी ध्यान दिया गया। उदाहरण के लिए ब्राह्मणों का मुख्य कार्य ही धार्मिक ज्ञान और आध्यात्मिक मार्गदर्शन देना था। अगला है कर्म सिद्धांत एवं पुनर्जन्म पर जोर। यह माना जाता था कि व्यक्ति का वर्तमान वर्ण उसके पिछले जन्म के कर्मों का परिणाम है और अच्छे कर्म से अगला जन्म जो है वो बेहतर हो सकता है। उदाहरण के लिए यदि कोई व्यक्ति अपने कर्तव्य को अच्छे से निभाता है, तो अगले जन्म में उसे उच्च वर्ण मिल सकता है। ठीक है, चारों वर्णों के कर्तव्यों को समझते हैं। वर्ण व्यवस्था में हर वर्ग के लिए अलग अलग धर्म निर्धारित थे, ताकि समाज संतुलित और व्यवस्थित रूप से चल सके। पहला है ब्राह्मण धर्म। ब्राह्मणों का मुख्य कार्य ज्ञान, शिक्षा और धर्म से जुड़ा होता था। उनके मुख्य कर्तव्य क्या थे? वेदों का अध्ययन और अध्यापन, यज्ञ हवन और धार्मिक अनुष्ठान करना, समाज को नैतिक और धार्मिक मार्गदर्शन देना। उदाहरण के लिए गुरु अपने शिष्यों को शिक्षा देता है और उन्हें सही गलत का ज्ञान कराता है। दूसरा है क्षत्रिय धर्म। क्षत्रियों का कार्य राज्य की रक्षा और शासन करना था। उनके मुख्य कर्तव्य क्या थे? उनके मुख्य कर्तव्य थे देश और प्रजा की रक्षा करना, न्यायपूर्ण शासन करना, युद्ध के समय साहस और वीरता दिखाना। उदाहरण के लिए एक राजा अपने राज्य की रक्षा करता है और जनता के लिए न्याय सुनिश्चित करता है। वैश्य धर्म। वैश्यों का कार्य आर्थिक व्यवस्था को संभालना था। इनका मुख्य कर्तव्य क्या था? व्यापार और वाणिज्य करना, कृषि और पशुपालन करना, धन का सही उपयोग और वितरण। उदाहरण के लिए एक व्यापारी वस्तुओं का व्यापार करता है और किसानों से अनाज लेकर बाजार में बेचता है।
अगला है शूद्र धर्म। शूद्रों का कार्य अन्य तीनों वर्णों की सेवा करना था। इनका मुख्य कर्तव्य क्या था? सेवा और श्रम कार्य करना, कारीगरी और हस्तशिल्प में योगदान देना, समाज के दैनिक कार्यों में सहयोग करना। उदाहरण के लिए एक कारीगर जैसे बढ़ई लोहार अपने कौशल से समाज के लिए आवश्यक वस्तुएं बनाता है। अब देखते हैं इसका निष्कर्ष। चारों वर्णों के कर्तव्य एक दूसरे से जुड़े हुए थे। यदि ब्राह्मण ज्ञान देते थे तो क्षत्रिय सुरक्षा देते थे, वैश्य आर्थिक आधार बनाते थे और शूद्र सेवा प्रदान करते थे। इस तरह समाज का संतुलन बना रहता है। चलिए अब इसको एक कहानी से समझते हैं। चार मित्र और एक आदर्श समाज। एक समय की बात है, आनंदपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में चार मित्र थे, दीपक, वीर, मोहन और रामू। एक दिन गांव में बड़ी समस्या आ गई, लोगों के बीच अव्यवस्था फैल गई। अब चारों मित्रों ने मिलकर समाज को व्यवस्थित करने का निर्णय लिया। श्रम विभाजन। दीपक पढ़ाई में तेज था, वीर बहादुर था, मोहन व्यापार में चतुर और रामू मेहनती था। उन्होंने अपने अपने काम बांट लिए, इससे गांव का काम आसान हो गया। विशेष कार्य में दक्षता। दीपक ने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, वीर सुरक्षा करने लगा। हर कोई अपने काम में विशेष रूप से दक्ष बन गया। गुण एवं स्वभाव पर आधारित। काम का चयन उनके गुण और स्वभाव के अनुसार हुआ, न कि जन्म से। शक्ति एवं अधिकारों का वितरण। वीर को सुरक्षा की जिम्मेदारी मिली, दीपक को निर्णय लेने में सलाह देने का अधिकार मिला। व्यवसाय का पूर्व निर्धारण। धीरे धीरे वे अपने अपने काम में इतने कुशल हो गए, वही उनका स्थायी व्यवसाय बन गया। गुणात्मक प्रेरणा। हर कोई अपने काम को और बेहतर करने की कोशिश करता था। आध्यात्मिकता पर जोर। दीपक लोगों को नैतिकता और धर्म का महत्व समझाता था। कर्म और पुनर्जन्म का सिद्धांत। गांव के लोग मानते थे कि अच्छे कर्म करने से भविष्य बेहतर होगा। अब इसका कर्तव्य देखें। दीपक ब्राह्मण धर्म, शिक्षा देना, सही मार्ग दिखाना। वह बच्चों को पढ़ाता और उन्हें अच्छे संस्कार सिखाता। वीर क्षत्रिय धर्म, रक्षा करना, न्याय बनाए रखना। वह गांव की सुरक्षा करता और विवाद सुलझाता। मोहन वैश्य धर्म, व्यापार और कृषि संभालना। वह अनाज का व्यापार करता और गांव की आर्थिक स्थिति मजबूत करता। रामू शूद्र धर्म, सेवा और श्रम कार्य करता। वह घर बनाता, खेती में मदद करता और सभी का सहयोग करता। धीरे धीरे आनंदपुर एक आदर्श गांव बन गया, जहां हर व्यक्ति अपने कर्तव्य को ईमानदारी से निभाता था। इस कहानी से हमें यह समझ में आता है कि वर्ण व्यवस्था की विशेषताएं समाज में संतुलन और व्यवस्था लाने के लिए प्रेरित थी और हर वर्ण के कर्तव्य समाज के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका। धन्यवाद।